हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। चलिए आज हम क्लास 7th हिंदी से जो 5th नंबर का पाठ है पहली बूंद। एक्चुअली यह कविता है पहली बूंद। इस कविता का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्पष्टीकरण देखते हैं। इस कविता के कवि है गोपाल कृष्ण कौल। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। यह 5th नंबर की कविता है पहली बूंद। पहली यानी फर्स्ट ड्रॉप, बूंद इसका मतलब होता है ड्रॉप। तो बारिश का पहला ड्रॉप। बातों बातों में कविता का शीर्षक और चित्र क्या बताते हैं। तो यहाँ पर कविता यानी आपको पता है पोम, शीर्षक यानी टाइटल और चित्र यानी पिक्चर। तो यह जो फर्स्ट पेज पे आपको जो कविता का, इस पोएम का जो पिक्चर दिया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल पेज नहीं दिख रहा है। तो यह जो पिक्चर दिख रहा है, तो यह पिक्चर यानी चित्र, और यह जो टाइटल है पहली बूंद शीर्षक, यह क्या बताते हैं। What does the title and the picture of the poem says? आगे देखिए, वर्षा के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वर्षा यानी रेन, प्रकृति यानी क्या होता है नेचर, परिवर्तन यानी चेंज। तो बारिश के समय नेचर में क्या चेंज होते हैं। What changes occur in nature at the time of rain? इस कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस पोएम में जो रेन है, वर्षा यानी रेन, सौंदर्य यानी ब्यूटी, तो रेन की जो ब्यूटी है उसका डिस्क्राइब किया है इस पोएम में, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द रेन। जब आकाश से बूंद गिरती है तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है। जब आकाश यानी स्काई, जब स्काई से बूंद यानी वाटर ड्रॉप गिरता है बारिश के रूप में, तो सूखी धरती यानी ड्राई अर्थ को नया जीवन प्राप्त होता है। नया जीवन यानी न्यू लाइफ मिलता है। When a drop fall from the sky, the dry earth get new life. तथा आगे देखिए, तथा सब और हरियाली छा जाती है। तो पृथ्वी सारी ओर से ग्रीन हो जाती है, सारी ओर ग्रीनरी छा जाती है। पृथ्वी ग्रीन कलर से कवर हो जाती है बारिश के बाद में। ओके, तो चलिए अभी कविता पढ़ते हैं हम। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो देखिए यहाँ पे हम पहले 4 लाइन का मीनिंग समझते हैं बच्चों। 4 लाइन देखते हैं। वह पावस यानी बारिश का ऋतु, रेनी सीजन। पावस यानी जो रेनी सीजन है उस बारे में जो फर्स्ट रेन आती है, और फर्स्ट रेन की जो फर्स्ट ड्रॉप है, पहली बूंद, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो वह पावस का प्रथम दिन मीन्स बारिश का मौसम जब शुरू हुआ उसका प्रथम दिवस मीन्स फर्स्ट डे। बारिश का फर्स्ट डे जब आया, पहली बूंद धरा पर आई। तो जो पहली बारिश की जो पहली बूंद है, फर्स्ट ड्रॉप है, धरा पर आई मीन्स पृथ्वी पर आई। धरा इसका अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। जब वर्षा ऋतु में, पावस यानी आपको बताया मैंने बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु रेनी सीजन। ओके, इसमें जब फर्स्ट बारिश आती है, फर्स्ट रेनफॉल होता है, तब फर्स्ट ड्रॉप जब पृथ्वी पर आती है, धरती पर आती है, धरा यानी पृथ्वी अर्थ पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी धरती के अंदर यानी जमीन के अंदर जो भी बीज लगाए गए थे, जो भी बीज थे, बीज यानी सीड्स, तो
बारिश के वजह से, बूंदे गिरने की वजह से धरती से क्या फूट पड़ा? अंकुर। अंकुर यानी स्प्राउट निकलने लगे उस सीड से। तो स्प्राउट फूट पड़ा, अंकुर फूट पड़ा धरती से, मानो जैसे नवजीवन मिल गया हो। नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो धरती से छोटे छोटे बीजों में से, छोटे छोटे सीड्स में से क्या निकलने लगे? स्प्राउट निकलने लगे। तो ऐसे लगा जैसे मानो नवजीवन की शुरुआत हो गई है। इस सूखी धरती पर बारिश होने की वजह से नवजीवन की शुरुआत हुई है। आगे देखिए, धरती के सूखे अधरों पर। धरती यानी कि आपको बताया है, धरती यानी पृथ्वी। सूखे अधरों पर, सूखे यानी ड्राई, अधरों का यहाँ पे मीनिंग होता है बच्चों ओठों पर। ओठों यानी लिप्स। तो यहाँ पे धरती जैसे कोई किसी इंसान को कहा है, धरती को किसी औरत का रूप दिया है। जैसे धरती के ओठों पर वह बूंद आकर गिरी है, मीन्स धरती के ओठ सूख गए हैं। अधरों यानी ओठ, लिप्स। तो धरती के सूखे ओठों पर, धरती के जो ड्राई लीफ है उसके ऊपर गिरी बूंद अमृत सी आकर। यह जो बूंद है, यह जो ड्रॉप है, किसका? बारिश का ड्रॉप है, फर्स्ट बूंद है, वह धरती के सूखे ओठों पर, धरती के सूखे लिप्स पर, ड्राई लिप्स पर अमृत के जैसे आके गिरी। अमृत यानी नेक्टर। तो नेक्टर के जैसे धरती के ओठों पर आके गिरी। तो यहाँ पे धरती को एक औरत का रूप दिया गया है। तो धरती के सूखे यानी ड्राई ओठों पर बारिश की पहली बूंद अमृत के समान आके गिरी है, जैसे उसको, जिसके वजह से उसको नवजीवन मिला है। तो अमृत यानी नेक्टर के जैसे आकर गिरी है। ओके, आगे देखिए, वसुंधरा की रोमावली सी। यहाँ पे वसुंधरा का भी अर्थ होता है धरती, अर्थ, पृथ्वी। ओके, वसुंधरा यानी धरा, धरती। देखिए यहाँ पे धरा एक शब्द आया है अर्थ के लिए, सेकेंड धरती आया है, और थर्ड यहाँ पे वसुंधरा। वसुंधरा यानी इसका अर्थ भी धरती ही होता है। तो धरती की रोमावली सी। तो यहाँ पे रोमावली, इसका अर्थ होता है रोमों की पंक्ति। रोमों की पंक्ति यानी जैसे हमारी बॉडी के ऊपर देखिए, हमारे स्किन में बारीक बारीक होल्स होते हैं, और होल्स में से क्या दिखते हैं? हमें बाल दिखते हैं, छोटे छोटे बाल दिखते हैं। बस उसी तरह धरती के अंदर भी, मीन्स यह जो जमीन है, जो सॉइल है, उसमें भी छोटे 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 होल्स होते हैं। ओके, और देखिए, सो वसुंधरा की रोमावली सी, रोमों की पंक्ति में से, धरती के रोमों की लाइन में से हरी दूब। हरी दूब का अर्थ होता है ग्रीन ग्रास। दूब यानी ग्रास, घास। तो छोटे छोटे ग्रास जो है ग्रीन कलर के, हरी यानी ग्रीन, ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो घास है, वह धरती के होल में से, धरती के रोमावली में से, तो धरती के रोमों की पंक्तियों में से छोटी छोटी घास ग्रीन कलर की पुलकी मुस्काई, पुलकी मुझे हंसते हुए वह बाहर निकल रही है। क्योंकि आपने देखा कि ड्रॉप गिरने की वजह से धरती में से अंकुर फूट रहे हैं, है ना? तो उसी से यह रिलेट करता है बच्चों कि वर्षा होने के कारण धरती के जो रोमावली है, जो रोमों की पंक्तियां हैं, में जो धरती के अंदर छोटे छोटे होल्स है जमीन के अंदर, लैंड सॉइल के अंदर, उसमें से हरी दूब मीन्स ग्रीन ग्रास। दूब यानी ग्रास, घास। तो हरी घास छोटी छोटी हंसते हुए बाहर निकल रही है, दिखाई देती है। पहली बूंद धरा पर आई। जब फर्स्ट बूंद, बारिश की बूंद धरा पर गिरी, उसके बाद
क्या हुआ, जमीन के अंदर से, धरती में से हरी हरी घास मुस्कुराते हुए बाहर निकली, मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ी जब पहली बारिश हुई, जब पहली बूंद पृथ्वी पर आई यानी धरा पर आई। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। आगे देखिए, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहा है बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो देखिए कवि यहाँ पे अभी कल्पना कर रहे हैं, कवि का क्या है यहाँ पे, इमेजिनेशन है। कवि अभी इमेजिन कर रहे हैं इस लाइंस में कि आसमान में उड़ता सागर, तो आसमान में सागर उड़ रहा है, आसमान यानी स्काई, सागर यानी ओशन, तो ओशन स्काई में क्या कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है बच्चों, क्योंकि आसमान में तो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि का इमेजिनेशन से क्या है, आसमान में अभी सागर उड़ रहा है। सागर यानी यहाँ पे क्या हो गया, जो पानी से भरे बादल है, मेघ है, वह उड़ रहे हैं, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो और उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, यहाँ पे पर यानी पंख, तो सागर को यानी बादल को किसके पर यानी पंख, फेदर लगे हुए हैं बिजलियों के, गोल्डन कलर के, स्वर्णिम यानी गोल्डन कलर के, सुनहरे, गोल्डन कलर के सुनहरे पंख लगे हुए हैं। ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि बादल अभी आसमान में उड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सागर आसमान में उड़ रहे हैं, जिन्होंने बिजलियों के फेदर लगाए हुए हैं, और बिजली जब चमकती है तब सारे आसमान में सुनहरा कलर दिखता है, स्वर्णिम यानी सुनहरा, गोल्डन कलर दिखता है। तो गोल्डन कलर के बिजली के पंख लगा के सागर यानी सागर रूपी बादल, पानी से भरे वर्षा के बादल आकाश में उड़ रहे हैं। आगे देखिए, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो देखिए नगाड़े, नगाड़े यानी ढोल नगाड़े कहते हैं, जो शादी ब्याह में, बड़े त्योहारों में जो ढोल बजते हैं। तो आसमान में बारिश के वक्त जैसे आवाज बादलों से जैसे आवाज निकलती है, तो कवि कह रहे हैं वो आवाज यहाँ पे धरती की तरुणाई बताने के लिए, धरती का यौवन के बारे में, युवावस्था के बारे में बताने के लिए बादल बजा रहे हैं, नगाड़े यानी ढोल नगाड़े बादल बजा रहे हैं आकाश में, और वो बजाते हुए क्या बता रहे हैं, धरती की युवावस्था, अर्थ की जो तरुणाई है उसका गुणगान, उसका बखान कर रहे हैं बादल। तो कौन नगाड़े बजा रहे हैं, आंसर होगा बादल नगाड़े बजा रहे हैं। किसके लिए बजा रहे हैं, तो धरती की तरुणाई के बारे में बताने के लिए बजा रहे हैं। ओके, तो जब पहली बूंद धरा पर आई, तो फर्स्ट ड्रॉप जब बारिश का धरती पर गिरता है, उसके बाद यह सारे परिवर्तन होते हैं। अभी नेक्स्ट देखेंगे, नीले नयनों सा यह अंबर, नीले नयन मीन्स ब्लू आईज, नीले यानी ब्लू, नयन यानी आई, आंखें, सा यह अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, आसमान, स्काई। तो कवि यहाँ पे अभी फिर से कल्पना कर रहे हैं कि नीले नयनों सा यह अंबर, यह जो स्काई है, तो स्काई को यहाँ पे कवि ने उपमा दी गई है नीले नयन मीन्स ब्लू आईज, आसमान को यानी अंबर को क्या कहा है इस लाइन में, ब्लू आईज। आगे देखिए, काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी बादल, मेघ, जिसमें बारिश का पानी भरा होता है उसे जलधर यानी मेघ कहते हैं। क्लाउड, जो बारिश के क्लाउड्स होते हैं उसे जलधर मेघ कहते हैं। तो यह मेघ
देखिए उसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, ग्रे कलर में होता है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस ब्लू आसमान में, यह जो नीला आसमान है वह आंखों के समान है। और हमारे आंखों में देखो, हमारे आंखें के करेक्ट सेंटर में ब्लैक कलर का डॉट होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। तो वह हिंदी में उसे काली पुतली कहते हैं। आंखों के अंदर, आंखों के बीच में सेंटर में जो ब्लैक डॉट होता है उसको पुतली कहते हैं, और वो काली कलर की होती है, राइट। तो यहाँ पे काली पुतली किसको कहा है? जलधर को। जलधर यानी मेघ, जो बारिश के बादल होते हैं, बारिश के क्लाउड्स होते हैं, उसे जलधर कहा है। तो वो थोड़े ब्लैकिश कलर के होते हैं, ग्रे कलर में आते हैं, ब्लैकिश कलर, पूरा डार्क ब्लैक नहीं होता है लेकिन ब्लैकिश कलर में होते हैं। इसलिए मानो जैसे नीले आंखों में, तो नीला आंख किसे कहा है? अंबर को, आसमान को कहा है। और उसके अंदर प्यूपिल जो है यानी काली पुतली जो है वह बारिश के बादल यानी जलधर को कहा है। ओके, आगे देखिए, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आसमान को धरती का यह जो सूखा हुआ रूप देखकर उसके मन में अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए, धरती के लिए करुणा उत्पन्न हो गई है, उसे दया आई है पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर, और उसका मन पिघल गया है। तो विगलिन यानी पिघली हुई, तो उसका मन बहुत व्याकुल हो गया धरती की यह दशा देखकर, क्योंकि धरती सूख चुकी थी, क्योंकि गर्मी की वजह से धरती पर पूरी ग्रीनरी यानी हरियाली खत्म हो चुकी थी, धरती पूरी तरह से सूख चुकी थी। तो इसके वजह से आसमान के मन में धरती के लिए करुणा जाग उठी थी, दया आई थी, और इसके लिए उसका मन पिघल गया और उसको बहुत दुख हुआ, आसमान को दुख हुआ, और उसके आंखों से अश्रु निकले। अश्रु यानी आंसू, आंसू यानी टेयर्स। तो आसमान के आंखों से आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो अश्रु बहाकर, अश्रु यानी क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे? बारिश के जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसे कहे यहाँ पे अश्रु। तो आसमान से अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। चीर प्यास का अर्थ होता है जो बहुत दिनों से प्यासी धरती थी उसकी प्यास बुझाई, जो थर्स्टी अर्थ थी उसकी थर्स्ट बुझाई किसने? बादल ने, आसमान में। उसे धरती के ऊपर दया आई, उसका मन पिघल गया। विगलिन यानी मन पिघलना, पिघली हुई, मन पिघलना। तो उसका मन पिघल के उसके दुख के वजह से उसने अर्थ के पृथ्वी का दुख देखा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे, और वही आंसू रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में यानी बारिश के बूंद के जैसे धरती पर आके गिरे, और धरती की जो बहुत दिनों से धरती प्यासी थी, इस धरती की आसमान ने प्यास बुझाई, प्यास बुझाई उसके अश्रुओं से, उसके टीयर से। ओके, तो यही अश्रु, इसका अर्थ हो जाएगा बारिश की बूंदे जो आसमान से टपकती है। आगे देखिए, बूढ़ी धरती शस्य श्यामलिया बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो कवि कह रहे हैं कि यह बूढ़ी धरती क्यों कहा है कवि ने यहाँ पे? तो देखिए, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसमें उसके अंदर भी ताकत नहीं होती है, वो बहुत वीक दिखता है, उसमें स्फूर्ति नहीं होती है, थोड़ा सा वो कमजोर दिखता है ना। उसी तरह गर्मी की वजह से धरती के ऊपर क्या पूरा सूखा पड़ा था, सूख गई थी धरती, वो बूढ़ी लोगों के जैसे दिख रही थी, उसमें बिल्कुल भी चैतन्य, स्फूर्ति नहीं थी। लेकिन जब बारिश आई, जब
बारिश की बूंदें धरती पर गिरी तो धरती हरी भरी होने लगी, उसमें से अंकुर फूटने लगे यानी स्प्राउट निकलने लगे, घास चारों ओर घास हरी भरी घास यानी दूब, हरी दूब दिखने लगी। तो इसके वजह से बूढ़ी धरती भी अब शस्य श्यामला बनने को फिर तैयार हो गई। शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी, शस्य श्यामला यानी ग्रीन होने के लिए, हरी भरी होने के लिए फिर से ललचाई, फिर से लालच दिखाया पृथ्वी ने, क्योंकि उसको अभी क्या मिला, पानी मिला, बारिश का पानी मिला, और पानी मिलने की वजह से वह अभी फिर से तैयार हो गई ग्रीन होने के लिए, हरी भरी होने के लिए। शस्य श्यामला यानी हरी भरी होने के लिए, चारों तरफ ग्रीन होने के लिए फिर से तैयार हो गई। पहली बूंद जो धरा पर आई, जब फर्स्ट ड्रॉप जो है रेन का जब अर्थ पे आया तो यह सारी बातें हुई। क्या क्या हुआ, जब पहला ही बूंद, पहला पावस ऋतु के पहली जो बारिश हुई उसके वजह से पृथ्वी को पानी मिला, सूखी धरती फिर से हरी भरी होने लगी, अंकुर फूटने लगे, सूखी धरती के ओठों पर अमृत के जैसे यह बूंदें गिरी और हरी घास उगने लगी। तो यह सारे चेंजेस बारिश आने के बाद हुए धरती के ऊपर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे यह कविता हमारी खत्म हो जाती है। आई होप आपको सारे शब्दार्थ, लाइन टू लाइन मीनिंग जो मैंने बताया वह समझ में आ गया होगा। इस कविता के कवि थे गोपाल कृष्ण कौल जी। तो चलिए, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।